हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप यूपी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वीपीओ, मंडी परिषद, जूनियर असिस्टेंट और आगामी लेखपाल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज इसमें कुल लगभग 27 क्वेश्चन ऐड है और सब क्वेश्चन लगभग एडवांस लेवल का है। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, हडूप से संबंधित है ना, आईओटी से संबंधित है, मेमोरी और एक्सेल, है ना। मतलब लगभग हर टॉपिक इसमें कवर किया गया है। जो थोड़ा जटिल टॉपिक होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है, जैसे आपके पेपर में आ रहा आजकल। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा स्तर है और इसी से रिलेटेड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं देरी ना करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पूरा नाम याद कर लीजिए क्योंकि यही खाली पेपर में पूछा गया है कि आईओटी का पूरा नाम क्या है ना, में कम पावर और छोटे पैकेट संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग कम पावर और छोटे पैकेट संचार के लिए किया जाता है? वह है एम क्यू टी टी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, तो देख लेते हैं एम क्यू टी टी का पूरा नाम क्या है। मैसेज क्यूरिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है ना, जो आईओटी डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है। ये कम बैंडविड्थ और कम पावर पर काम करता है, जिससे आईओटी उपकरणों के बीच कुशल संचार संभव होता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एम क्यू टी टी का भी पूरा नाम याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाता। अभी पीछे देखा गया था डीएनएस का भी नाम पूछा गया था, जो जल्द अभी पेपर हुआ 9-10 पेपर। और हडूप का कौन सा घटक, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट, डेटा प्रोसेसिंग के लिए मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क का उपयोग करता है? तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? यार्न का प्रयोग। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हडूप का कौन सा घटक डेटा प्रोसेसिंग के लिए मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क का प्रयोग करता है? तो क्या है वो? यार्न, YAR, यार्न, है ना। तो देख लेते हैं यार्न का पूरा नाम क्या है। एट एनदर रिसोर्सेज नेविगेटर, ये पूरा नाम आप सब याद कर लीजिए। हडूप का एक घटक है ना, जो डेटा प्रोसेसिंग को प्रबंधित करता है और मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क को नियंत्रित करता है। ये क्लस्टर संसाधनों को मैनेज करता है और विभिन्न एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एमएस ऑफिस में मैक्रोस को सक्षम करने या अक्षम करने के लिए कौन सा फीचर का उपयोग किया जाता है? अच्छा, माइक्रोस कहाँ पर होता है? व्यू टैब में होता है ना माइक्रोस। ठीक है, Alt+F8 शॉर्टकट की है। तो एमएस ऑफिस में माइक्रोस को सक्षम या अक्षम बनाने के लिए किस फीचर का उपयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं ट्रस्ट सेंटर का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्या यहाँ पर लिखा हुआ? ट्रस्ट सेंटर। ठीक, तो देख लेते हैं ट्रस्ट सेंटर क्या होता है। एमएस ऑफिस में माइक्रोस सुरक्षा से संबंधित सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए ट्रस्ट सेंटर का उपयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को यह तय करने की अनुमति देता है कि कौन सा माइक्रोस चलाया जाए और कौन सा ब्लॉक किए जाएं। ठीक है, वो कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ट्रस्ट सेंटर पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कौन सा मेमोरी प्रकार डेटा को तब तक स्टोर करता है जब तक कि बिजली की आपूर्ति मिलती है? इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब तक बिजली है तब तक आपको डेटा देगा और जैसे बिजली कट हो जाएगा डेटा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो किसमें ये होता है? अब बताइए, एक होता है वोलेटाइल मेमोरी और एक आपका होता है नॉन वोलेटाइल, है ना। तो किस में होता है? यस रैम में होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, यस रैम का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक्स, यस फॉर स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि जब तक ले, इसका अर्थ होता है कि ये केवल तब तक ले डेटा रखती है जब तक ले
जब तक विद्युत या बिजली की आपूर्ति होती रहती है, और जैसे ही विद्युत बंद हो जाता है वैसे डेटा क्या हो जाता है, मिट जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग की समस्या को कम करने के लिए कौन सी तकनीकी सबसे प्रभावी होती है। तो मशीन लर्निंग में जो ओवरफिटिंग होता है ना, इसकी समस्या को कम करने के लिए रेगुलाइजेशन L1/L2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक, तो देख लेते हैं क्या है। रेगुलाइजेशन L1 और L2 है ना, तकनीकी का उपयोग मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। यह मॉडल को बहुत अधिक जटिल होने से रोकता है और अनावश्यक विशेषताओं के प्रभाव को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 7, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट स्विच्ड फ्रेमवर्क में डेटा ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करता है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं देता। यह है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का पूरा नाम आप सब याद कर लीजिए, है ना। कौन सा प्रोटोकॉल है, कनेक्टी ऑनलेस प्रोटोकॉल है, जो पैकेट स्विच्ड नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, यह तेज संचार सुनिश्चित करता है लेकिन इसमें डेटा की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होता है। मतलब इसका जो स्पीड होता है तेज होता है लेकिन डेटा की इसमें कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कम दूरी पर पावर पर काम करता है, मतलब कम दूरी कम पावर पर काम करता है और स्मार्ट होम डिवाइसेस में लोकप्रिय है ना। तो कौन सा है, देखिए दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और कम पावर, तो कौन सा है, जिग बी है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। और देखिए जो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है ना, ये लंबी दूरी के लिए यूज होता है, वायरलेस तकनीकी है। अब ब्लूटूथ आप जानते हैं ये भी कम दूरी का है। और जिगबी क्या है, एक लो पावर वायरलेस संचार प्रोटोकॉल है जो IoT उपकरणों विशेष रूप से स्मार्ट होम सिस्टम जैसे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट थर्मोस्टेट आदि में उपयोग किया जाता है। तो जिगबी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हडूप में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है स्टोरेज के लिए, HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। तो HDFS का पूरा नाम क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लीजिए, पूछा जाएगा पेपर में। हडूप का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज सिस्टम है जो बड़े पैमाने पर डेटा को वितरित और प्रोसेस करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, MX एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेंज के सबसे सामान्य मतलब फ्रीक्वेंट मान को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अब की बार जो पेपर हुआ ना, ऐसे सेम क्वेश्चन आया था, है ना, MX एक्सेल से। तो किसका प्रयोग किया जाता है, मॉड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। तो मॉड फंक्शन में MX एक्सेल में किसी रेंज में सबसे सामान्य रूप से आने वाले मान को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं ना रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पी रनिंग का। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक, तो देख लेते हैं पी रनिंग क्या होता है। कि पी रनिंग तकनीक की डिसीजन ट्री में अनावश्यक शाखाओं को हटाने में मदद करती है जिससे मॉडल की जटिलता कम होती है और ओवरफिटिंग को रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, DNS, ये देखिए पेपर में खाली पूछ लिया था, जो फरवरी में पेपर हुआ है अब की बार,
कि डोमेन डीएनएस का पूरा नाम क्या है। डोमेन नेम सिस्टम कह रहा कि डोमेन नेम सिस्टम के कार्य को तेज करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म उपयोग किया जाता है। मतलब इसका जो काम होता है ना, तेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप सबको बताना है। तो देख सकते हैं आप सब क्या है इसमें, कैशिंग का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग करते हैं, कैशिंग। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या है, डीएनएस कैशिंग का उपयोग आईपी एड्रेस रिजॉल्विंग प्रक्रिया को तेज करने में प्रयोग किया जाता है। जब एक डोमेन नेम रिजॉल्व किया जाता है तो उसे कैश में स्टोर कर लिया जाता है ताकि अगली बार यह प्रक्रिया तेज हो सके। आप जानते हैं रजिस्टर मेमोरी के बाद कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है ना। सबसे तेज क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी, फिर क्या होता है कैशे, फिर रैम, फिर रोम, उसके बाद सेकेंडरी। ठीक है। आईओटी में एड्ज कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है, तो ये क्या करता है ना, डेटा को स्रोत के पास से ही प्रोसेस कर देता है, यही इसमें लाभ होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक, देख सकते हैं आप सब। और एड्ज कंप्यूटिंग में आईओटी में डेटा प्रोसेसिंग को डिवाइस के करीब ले आता है जिससे लेटेंसी कम हो जाती है और नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है। जब नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाएगा तो फास्ट हो जाएगा। हडूप में डाटा लोकेलिटी का क्या अर्थ होता है, तो आपको बताना है कि डाटा लोकेलिटी का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है ना कि डेटा को उसी नोड पर प्रोसेस करता है जहां वह स्टोर होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक, कि इसका क्या अर्थ होता है कि डाटा को उसी नोड पर प्रोसेस करता है जहां यह स्टोर होता है। हडूप में डाटा लोकेलिटी का अर्थ है कि डेटा को उसी नोड पर प्रोसेस किया जाता है जहां यह पहले से स्टोर्ड होता है जिससे डेटा ट्रांसफ़र की आवश्यकता कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमएस ऑफिस में ट्रैक चेंज किस लिए किया जाता है, दस्तावेज में परिवर्तन को हाईलाइट करने के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ठीक, तो एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग दस्तावेज में किया जाता है, क्या करने के लिए, किए गए परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए किया जाता है जिससे एडिटिंग और रिव्यू करना आसान हो जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, मेमोरी हेयरची में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। आप जानते हैं, अभी आपको बताए हैं सबसे ज़्यादा तेज मेमोरी कौन सा होता है, रजिस्टर। उसके बाद कौन सा होता है, कैशे, फिर रैम, उसके बाद क्या आता है, रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आता है। तो रजिस्टर सबसे ज़्यादा तेज मेमोरी होता है। अच्छा, बहुत कम स्टोरेज रजिस्टर का और सबसे तेज रजिस्टर, स्टोरेज के मामले में सबसे कम है और स्पीड के मामले में सबसे तेज है, दोनों उल्टा है। ठीक है। और मशीन लर्निंग में क्रश ऑफ डायमेंशनलिटीज का क्या अर्थ होता है ना। तो इसका जो अर्थ होता है ना, देखिए मशीन लर्निंग में इसका जो मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा ना कि बहुत अधिक फीचर होने से मॉडल का जो प्रदर्शन होता है ना वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो देख सकते हैं क्रश ऑफ डायमेंशनलिटीज का अर्थ है कि जब किसी डेटा सेट में बहुत अधिक फीचर्स होते हैं तो मॉडल का प्रदर्शन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है क्योंकि डेटा बिखर जाता है और प्रासंगिक पैटर्न को पहचानना कठिन हो जाता है। ठीक है, ये तो सबको आ ही रहा होगा क्योंकि यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट में यदि कंप्यूटर के बने होंगे तो आप सबको ये याद हो गया होगा क्वेश्चन, है ना। तो देखिए IPv4 का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, है ना। यहाँ 6 है, एक होता है IPv4। तो IPv6 एक नया वर्जन है IPv4 का, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 वाला नया वर्जन है, 4 वाला पुराना। जो 4 वाले में था ना 32 बिट का यूज होता था और IPv6 में कितने बिट का यूज होता है, 128 बिट का यूज होता है। ठीक है।
तो आप सब देख सकते हैं कि IPv6 एड्रेस में 128 बिट होता है ना, जबकि IPv4 में कितना एड्रेस होता है, 32 बिट का होता है। IPv6 ज़्यादा बड़े एड्रेस स्पेस को सपोर्ट करता है, जिससे अधिक नेटवर्क डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं एडवांस वर्जन है IPv4 का। और IoT में डिजिटल ट्विन तकनीकी का मुख्य उपयोग क्या है? तो IoT में डिजिटल ट्विन जो तकनीकी का मुख्य उपयोग है ना, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बनाने के लिए यूज होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियल ट्विन एक वर्चुअल मॉडल है, ठीक, जो किसी भौतिक वस्तु या सिस्टम का डिजिटल रूप में प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग IoT में वास्तविक समय की निगरानी और विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हडूप में सेकेंडरी नेम नोड का मुख्य काम क्या है? तो इसका जो मुख्य काम होता है ना कि नेम नोड बैकअप लेना और एफएस इमेज कर सकते हैं ना को अपडेट करता है। सेकेंडरी नेम नोड का बैकअप लेना और एफएस इमेज को अपडेट करने का काम करता है। हालांकि यह नेम नोड का वास्तविक बैकअप सर्वर नहीं होता है, बल्कि यह नेम नोड को ज़्यादा कुशलता से कार्य करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया है ना, क्योंकि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एक किसका होता है? concat का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम लिख दें, है ना, क्या लिख दें, जैसे लिख दें राम और इधर लिख दें सीता, है ना, तो ये क्या कर देगा ना, राम सीता को एक पे एक में मिला देगा, तो राम और सीता, ठीक। ये काम किसका होता है? तो आप सब देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो कैन के नेट में जैसे हेलो इतना जो लिखा फिर वर्ड लिखा ना, तो इसका प्रयोग करके दोनों को आपस में क्या कर देगा? जोड़ देगा। देखिए वर्ड हेलो हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि कौन सा मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होता है और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो नॉन वॉलेटाइल कौन होता है? रोम होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है ना। तो रीड ओनली मेमोरी कौन सा मेमोरी होता है? नॉन वॉलेटाइल, जिसका अर्थ है कि बिजली अगर बंद हो जाएगा ना तो भी डेटा बना रहता, मतलब डेटा गायब नहीं होता है, ठीक। ये कंप्यूटर के फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मशीन लर्निंग में वेनिसिंग ग्रेन प्रॉब्लम किस प्रकार के मॉडल में आमतौर पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? RNNS में, मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, है ना। वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम तब होती है जब बैक प्रोपगेशन के दौरान ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाता है और मॉडल सीखने में असमर्थ हो जाता है। यह समस्या विशेष रूप से गहरे RNNS में देखी जाती है। RNNS का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन क्या है? IoT में कौन सा वायरलेस प्रोटोकॉल लंबी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपको बताया था वो क्या था। देखिए इसमें अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ब्लूटूथ छोटी दूरी के लिए होता है, जिसमें रेडियो वेव यूज होता है। जिगबी का प्रयोग आप सब जानते हैं IoT में किया जाता है, जैसे होम के लिए किया जाता है ना, जिसमें कम बिजली की खपत होती है। वाईफाई भी कम दूरी के लिए है, तो ये तीनों तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक है LORAWAN, मतलब लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। पूरा नाम क्या हो जाएगा? लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क IoT एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो लंबी दूरी पर कम पावर में भी डेटा को भेजने की अनुमति देता है, ठीक है। और यह स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल और IoT में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि इसके माध्यम से पावर भी कम लगेगा और डेटा भी आपसे दूर तक भेज सकते हैं ना, तो अच्छा तो है ही। हडूप में HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज क्या है, तो 128 MB का होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक है। और हडूप में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल का जो साइज होता है ना 128 MB का होता है, जो बड़े डेटा सेट के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करता है, हालांकि इसे आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है MS वर्ड से कि MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की कमांड फाइंड और रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बहुत आसान है, तो कौन सा हो जाएगा, Ctrl+H, मतलब रिप्लेस और फाइंड के लिए Ctrl+H है ना। और Ctrl+R क्या होगा, राइट अलाइनमेंट, और Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, ऐसा भी आपको याद होना चाहिए। आप सब देख सकते हैं कि MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को खोलने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यह सुविधा टेक्स्ट को खोजने और उसे स्वचालित रूप से बदलने के लिए या बदलने में सहायक होती है। और अगला क्या है, देखिए मेमोरी पेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए पेजिंग का मतलब मेमोरी मैनेजमेंट करना है ना, तो इसका काम क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, मैनेजमेंट का काम करता है। तो पेजिंग वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने की एक तकनीक है जिसमें बड़ी मेमोरी को छोटे छोटे फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स या कह सकते हैं पेजेस में विभाजित किया जाता है, ताकि रैम और डिस्क स्टोरेज के बीच डेटा को कुशलतापूर्वक मैनेज किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेजिंग पूछा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, मशीन लर्निंग में बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है ना जो मॉडल की जो त्रुटियां है ना को संतुलित करना। ठीक, देख सकते हैं आप सब कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का अर्थ है कि एक मॉडल में बायस मतलब अत्यधिक सरलता और वेरिएंस मतलब अत्यधिक जटिलता, मतलब एक तरफ बहुत सरल हो और एक तरफ क्या बहुत कठिन हो, है ना, के बीच संतुलन बनाए रखता है। बहुत अधिक बायस होने से मॉडल अंडर फिट हो सकता है, जबकि बहुत अधिक वेरिएंस होने से ओवर फिटिंग हो सकती है। ठीक, तो आप सब देख सकते हैं कि लगभग 27 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप सब दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप सब, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।